नमस्कार। आज एस्टेट का पीजीटी लेवल का पेपर है जो 2 जनवरी 2021 को इवनिंग सेशन में हुआ है। उसका चाइल्ड पेडागोजी का सेशन है, वो हम कंप्लीट कर रहे हैं, उनको सॉल्यूशन करेंगे। और जहाँ तक मैंने कोशिश की है 30 क्वेश्चंस है, 30 में से एक भी आपका गलत नहीं होगा, सारे के सारे करेक्ट ही होंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एडलर द्वारा प्रदत्त व्यक्तित्व विकास का हेतु जीवन शैली का प्रकार नहीं है। यानी एडलर ने पर्सनैलिटी टाइप दिए थे जो कि चार थे मुख्यतः: रूलिंग टाइप, गो गेटिंग टाइप, एस्केपिंग या अवॉइडिंग टाइप और सोशली यूजफुल टाइप। इनमें से आलसी टाइप या लेजी टाइप है वो नहीं था, तो नहीं ही पूछा गया था। करेक्ट आंसर यही होगा हमारा नंबर 1। निम्न में से कौन सा उद्दीपन का वस्तुनिष्ठ या बाह्य निर्धारक तत्व नहीं है। उद्दीपन यानी स्टिमुलस का कौन सा नहीं है, अटेंशन का, सॉरी। तो इंटरेस्ट है वो हमारा इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, तो ये इंटरनल ही भी मान सकते हैं हम, बाह्य तो नहीं मान सकते। हैबिट भी हमारी इंटरनल होती है, क्यूरियोसिटी भी इंटरनल होती है। ड्यूरेशन ऑफ स्टिमुलस यानी जो बाहर कोई स्टिमुलस है उसकी अवधि कितनी है, तो ये तो बाहरी तत्व हो गया। यानी हमारा राइट आंसर होगा, बाहरी पूछा गया था, ये वाला होगा। इसके बाद पूछा गया 16 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क का भार लगभग कितना हो जाता है। तो ही 16 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क लगभग पूरी तरह डेवलप हो चुका होता है, लगभग पूरा। और इस हमें पता है कि मस्तिष्क का भार है वो लगभग पुरुषों में 1400 के आसपास होता है, यानी 1370 के आसपास, और महिलाओं में लगभग 100 से 150 ग्राम कम होता है। तो कितना होना चाहिए 16 की उम्र के आसपास, तो हमारा करेक्ट आंसर ये आता है। तो औसतन भार दोनों से मैच करता है, महिला और पुरुषों के बीच का। आत्म संप्रत्यय के आधार क्या होते हैं। आत्म संप्रत्यय जो सेल्फ कंसेप्ट है, इसके सोशल रोल्स हैं वो भी भूमिकाएं हैं वो भी इनके आधार होते हैं, और द बॉडी इमेज है वो भी होती है। तो दोनों ही इसमें करेक्ट आंसर होंगे। इसके बाद आते हैं हम, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत अनुसार ज्ञान का आधारभूत निर्माण खंड कहलाता है। यानी जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं नॉलेज के, उनको क्या कहा है प्याजे ने। बिल्डिंग ब्लॉक्स स्कीमा को बोला है प्याजे ने। यानी हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला ही होगा। उसके बाद आते हैं, निम्न में से कौन सी विकास की सही विशेषता नहीं है। विकास इनमें से क्या होता है। विकास में परिवर्तन होता है, बिल्कुल होता है, परिवर्तन होता है। प्रारंभिक विकास प्रवृत्ति विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है, यानी अर्ली डेवलपमेंट है, शुरुआत में शैशव अवस्था है, वो बाद वाले से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ये सही है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शैशव अवस्था का ही होता है। डेवलपमेंट पैटर्न्स आर अनप्रिडिक्टेबल, यही गलत है। डेवलपमेंट है वो हमेशा प्रेडिक्टेबल होता है, यानी जिसकी भविष्यवाणी की जा सकती है, तो ये वाला सही मैच नहीं करता, तो हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा। अगले बात करें कि व्यक्तिगत भिन्नता होती है, तो ये सही है। तो 3 बातें हैं वो सही है, ये गलत है। रोस्सा शाही धब्बा है जो प्रोजेक्टिव टेक्निक थी। कितने कार्ड होते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, 10 कार्ड होते हैं इसमें। इसमें आगे आते हैं, कौन सी फ्राइड द्वारा मनोलैंगिक अवस्था नहीं है। फ्राइड ने 5 पर्सनैलिटी की अवस्थाएं बताई थी डेवलपमेंट की: ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंट और जेनिटल। कौन सी नहीं है। फैलिक है, ऑटोनॉमी स्टेज है ही नहीं, ये स्वायत्त अवस्था है। ये वास्तव में एरिक्सन की एक स्टेज है, फ्राइड द्वारा नहीं दी गई है ये। इसके बाद आते हैं, निम्न में से कौन सा मध्यम मानसिक मंदता, यानी यहाँ थोड़ा सा इंग्लिश में देखना पड़ेगा, मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन की 4 अवस्थाएं हैं एक्चुअल में। अगर हम बात करें कि 70 से नीचे कोई भी चला जाता है, 70 आईक्यू, तो उसको मेंटल रिटार्डेड कहा जाता है। और मेंटल रिटार्डेशन की 4 अवस्थाएं हैं। माइल्ड है वो 51 से 70 है, मॉडरेट है 36 से 50 है, सीवियर है 50 से 35, और सॉरी 20 से 35, और 20 से नीचे चला जाता है तो प्रोफाउंड कहलाता है। ये पूछा गया मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन कौन सी होगी। मॉडरेट होगी 36 से 50, तो इसमें 36 से 51 दिया गया है, तो हमारा राइट आंसर ये है। इनमें एक तो ऊपर नीचे हो जाए तो कोई खास दिक्कत नहीं होती। उसके बाद आते हैं हम, 10वां क्वेश्चन है, पूर्व ज्ञान के रूपांतरण, संगठन एवं पुनर्गठन के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। बिल्कुल, ज्ञान की जो निर्माण होता है वो प्याजे के अनुसार यही था कि नॉलेज है वो कंस्ट्रक्शन की जाती है, ट्रांसफॉर्म की जाती है, ऑर्गेनाइज की जाती है और रीऑर्गेनाइज की जाती है। ये प्याजे का ही सिद्धांत है। उसके बाद आते हैं, इनमें से कौन सा समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका है। समायोजन के जो डिफेंस मैकेनिज्म है, ये अगर आपने चैप्टर पढ़ा हो तो 2 तरह का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हम डायरेक्ट की बात करें कि आपके सामने कोई समस्या आ रही है, आपकी ईगो को हर्ट कर रही है वो, या तो उसका सॉल्यूशन करें, ये भी डायरेक्ट है। या फिर सीधा का सीधा हार मान ले, एक्सेप्ट कर ले जो भी सामने आ रहा है, भाई मैं तो मरूंगा तो मर गया, कोई बात नहीं, आने दो,
सीधा का सीधा एक्सेप्ट कर लिया जाए तो भी डायरेक्ट ही है। लेकिन अगर आप उससे अवॉइड कर रहे हैं उसको, दूसरी तरह आप ब्लेम ले नहीं रहे हैं किसी भी तरह से, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। तो हम कहें दमन रिप्रेशन है, ये डायरेक्ट नहीं है, ये भी इनडायरेक्ट है। प्रतिगमन है, ये भी इनडायरेक्ट है। विड्रॉल है, ये डायरेक्ट है, सीधा आपने एक्सेप्ट ही कर लिया। और युक्तिकरण है, ये भी इनडायरेक्ट है। तो एक ही है जो डायरेक्ट है, बाकी सारे के सारे इनडायरेक्ट हैं। इसके बाद करते हैं हम, निम्न में से कौन सा अधिगम के धनात्मक स्थानांतरण का प्रकार नहीं है, यानी पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का प्रकार कौन सा नहीं है। लेटरल है, वो है। सीक्वेंशियल है, ये भी है। क्षैतिज है, ये भी है। जीरो ट्रांसफ़र होता है, इसमें कोई ट्रांसफ़र होता ही नहीं है, तो ये किसी का प्रकार नहीं है एक तरह से, ना तो नेगेटिव का ना पॉजिटिव का, ये खुद एक अलग टाइप है। इसके बाद करते हैं, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा प्रदत्त अधिगम का गौण सहायक नियम है, यानी सेकेंडरी लॉ कौन सा है। थॉर्नडाइक ने तीन हैं वो प्राइमरी लॉ दिए थे, तीन थे वो, लॉ ऑफ रेडीनेस था, लॉ ऑफ एक्सरसाइज था और लॉ ऑफ इफेक्ट। तो ये तीसरा है, ये आपका सेकेंडरी लॉ है, बाकी ये तीनों हैं ये प्राइमरी लॉ है। इस और थॉर्नडाइक के ही हैं तीनों। निम्न में से कौन सा मूल्यों की दृष्टि से स्प्रेंजर द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है। स्प्रेंजर ने भी पर्सनैलिटी के टाइप दिए गए हैं, एक पर्सनैलिटी का टाइप, पर्सनैलिटी के टाइप से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, ये तीसरा क्वेश्चन आ रहा है शायद पर्सनैलिटी टाइप का। तो स्प्रेंजर ने 6 टाइप दिए थे, जो कि सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस और थियोरेटिकल और एस्थेटिक था। तो इनमें से कौन सा नहीं पूछा गया है स्प्रेंजर द्वारा, कौन सा नहीं है। पॉलिटिकल तो था, इकोनॉमिक भी था, एस्थेटिक भी था, एथलेटिक नहीं था। तो हमारा राइट आंसर 4 हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अच्छी स्मृति का लक्षण नहीं है। अच्छी स्मृति होती है वो बहुत तीव्र होती है, करेक्ट चीज़ें वैसी की वैसी पेश करती है हमारे सामने, तो तीव्रता होती है अच्छी, नहीं पूछा गया है, ध्यान रखें। इसके बाद औसत धारण, एवरेज रिटेंशन नहीं, ये अच्छी की नहीं है, ये औसत मेमोरी की गुण है, ये अच्छी मेमोरी का गुण नहीं है। शुद्धता होती है, सही सामग्रियों का सही समय पर स्मरण करना सही है। तो आसान क्वेश्चन था। निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन की मनोभौतिक विधि नहीं है। एक तरह से ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल था, एक तरह से रिसर्च के लेवल का क्वेश्चन है, साइकोफिजिकल मेथड कौन सा नहीं है। तो न्यूनतम परिवर्तन की विधि, ये विधि है, अगर पूछा गया है विधि नहीं है, ये विधि है। स्थिर उद्दीपक की विधि, ये भी है। औसत तथा माध्यम त्रुटि, ये भी है। व्यक्तिगत अभिवृत्ति में परिमार्जन, मॉडिफाइंग द इंडिविजुअल एटीट्यूड, ये कोई मेथड नहीं है। साइकोफिजिकल मेथड ऐसा है ही नहीं कोई, तो ये तीनों मेथड हैं ये, और ये नहीं है। तो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा उन बच्चों के लिए जिन्होंने सिर्फ बीएड किया या जेबीटी किया, तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। उसके बाद आते हैं, निम्न में से कौन सा गिलफर्ड द्वारा प्रदत्त सृजनात्मकता का तत्व नहीं था। सृजनात्मकता के 4 तत्व दिए थे गिलफर्ड ने, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी और एलेबोरेशन। इनक्यूबेशन है वो प्रोसेस था, वो तत्वों का हिस्सा नहीं था, तो ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं, कौन से मनोवैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक हेरिडेटरी जीनियस, जो कि गाल्टन ने दिया था, एक मिनट, व्यक्तित्व भेद का हाँ, गाल्टन की बुक है ये, हेरिडेटरी जीनियस, बस सिर्फ यही पूछा गया है और कोई जिक्र नहीं है इसमें, तो राइट आंसर हमारा यही हो जाएगा। उसके बाद आते हैं, इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष संप्रत्यय बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है। बार बार नहीं पूछा जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखें। मॉडलिंग इसमें था, एडेप्टेशन है, ये प्याजे का कंसेप्ट है, अनुकरण इसमें था, अवलोकन इसमें था, तो हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा। उसके बाद आते हैं, किसने कहा कि मनोविज्ञान जीवित जीव जंतु के बर्ताव का धनात्मक विज्ञान है। तो हम ये बात करें कि मनोविज्ञान को धनात्मक विज्ञान सबसे पहले कहा था वाटसन ने, वाटसन इसमें जिक्र है नहीं। फिर आते हैं व्यवहारवादी, और कौन था जिसने ऐसा कहा था, तो मैकडूगल ने भी यही बात कही थी। मैकडूगल व्यवहारवादियों में ही आता है, तो हमारा राइट आंसर भी मैकडूगल ही हो जाएगा। उसके बाद आते हैं, सेल्डन ने शारीरिक गठन के आधार पर श्रेणीकरण को मानते हुए प्रबल एंडोमॉर्फ, यानी एंडोमॉर्फ, इधर बात करते हैं को क्या अनुपात में बताया। थोड़ा सा मुश्किल चीज़ें हैं, बहुत डीप पूछ लिया गया है ये सवाल भी, सिर्फ साइकोलॉजी से जो एमए एमएससी कर रहे हैं वो कर पाएंगे, बाकी बहुत मुश्किल रहेगा। या फिर कोई किसी ने तुक्का मार दिया होगा तो अजीब अजीब अलग बात है। थोड़ा सा एक्चुअल में ये पूछा गया है कि एंडोमॉर्फ, थोड़ा सा एक बार समझें, 3 टाइप बताए थे सेल्डन ने, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ। तो जो 7 है वो एक्सट्रीम होता है, और 1 है वो लोवेस्ट लेवल होता है। थोड़ा सा सिंपल सा अगर हम डायरेक्ट बात करें तो मेसो होता है बीच का,
तो हम ये कहें कि 7 बीच में होगा, दोनों तरफ 1 होगा, यानी मध्यम होगा। मैं सिंपल शॉर्टकट वाली बात कर रहा हूँ। और एक्टोमॉर्फ होता है वो 7 लास्ट में होता है, यानी पतला होता है बिल्कुल, और शुरू में पतले से शुरू होता है, ये एक्टोमॉर्फ होता है। और एंडोमॉर्फ होता है, शुरू में ही ज़्यादा होता है, यानी पेट निकला हुआ, आप ये कह लो। तो अब इन्होंने एंडोमॉर्फ पूछा था, तो हमारा राइट आंसर ये वाला होना चाहिए, 711 ये वाला राइट आंसर ये होगा। उसके बाद आते हैं मुरे द्वारा प्रतिपादित प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व के किस सिद्धांत से संबंधित है। ये भी थोड़ा सा डीप क्वेश्चन पूछा गया है। नॉर्मली पूछा जाता है कि इसमें कितने कार्ड होते हैं, किसने बनाया, बस इस तरह की बात होती है, प्रोजेक्टिव होती है या सब्जेक्टिव होता है। लेकिन अब की बार पूछ लिया गया कि किस सिद्धांत से संबंधित है। एक्चुअल में ये ट्रेड थ्योरी से संबंधित है, शील गुण सिद्धांत है, पहला ही है। उसके बाद आते हैं निम्न में से कौन सी उन्मुख कोलबर्ग के द्वारा। कोलबर्ग ने एक मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी, जिसमें 3 लेवल थे, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। तो पोस्ट कन्वेंशनल पूछा गया है, पोस्ट कन्वेंशनल में कौन सी बात आएगी। दंड आज्ञाकारी था, तो ये प्री में थी। सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, यही था जो पोस्ट में था। उत्तम लड़का और कानूनी और सामाजिक व्यवस्था थी, ये कन्वेंशनल में थी। तो हमारा पोस्ट का पूछा गया है, तो ये एक ही है बस। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 में। कौन सी जुंग द्वारा प्रदत्त अंतर्मुखी, जुंग ने पर्सनैलिटी के 3 टाइप बताए थे, यानी फिर पर्सनैलिटी का टाइप आया है, यानी इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट आया था। इसमें कौन सी विशेषता नहीं है। तो जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो आत्म केंद्रित होते हैं, सही है। आशावादी नहीं होते, जो ज़्यादातर ये निराशावादी होते हैं, अपने स्वयं के बौद्धिक कामकाज में मगन रहते हैं, सही है। तथ्यों के आधार पर सिद्धांतों का साथ देने वाले होते हैं, सही है। तो ये वाला करेक्ट नहीं है, नहीं ही पूछा गया है। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं पर्सनैलिटी से। उन ज्ञान अथवा कौशलों का कथन जिन्हें विद्यार्थी को अनुदेशन के बाद सीख जाना चाहिए, जो जिससे उम्मीद की जाती है कि विद्यार्थी है इस टीचिंग के बाद ये चीज़ सीख जाएगा, उस चीज़ को क्या बोला जाता है। एक्चुअल में ये ऑब्जेक्टिव और एम से संबंधित है। जो अगर कोई लेसन आप पढ़ा रहे हैं और उसके बाद कोई स्पेसिफिक कोई चीज़ सीख रहा है, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव्स, जिन्हें इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं। और जो सामान्य लक्ष्य होते हैं वो नॉर्मली क्लास से संबंधित होते हैं, टॉपिक से संबंधित नहीं होते इतने। तो यही राइट आंसर होगा। उसके बाद आते हैं निम्न में से कौन सी किशोर अवस्था की सही विशेषता नहीं है। किशोर अवस्था बाल्यावस्था और व्यस्त के बीच की है, बिल्कुल सही है। किशोर अवस्था में अस्पष्ट व्यक्तिक स्थिति होती है, बिल्कुल अस्पष्ट होता है। क्लियर इमेज नहीं उभर के आती कि आदमी क्या बनने वाला है, कैसे पर्सनैलिटी होएगी। किशोर अवस्था वयस्क अवस्था की दहलीज है, बिल्कुल सही है। किशोर अवस्था वास्तविकताओं का समय होता है, नहीं, रियलिज्म का समय नहीं होता। एक तरह से रियलिज्म है वो एडल्टहुड की विशेषता होती है। एडल्ट जैसे जैसे एडल्टहुड की तरफ जाते हैं हम, ज़्यादा रियलिटी के नज़दीक जाते जाते हैं। उसके बाद आते हैं हम एरिक्सन के अनुसार व्यक्तित्व विकास की 5वीं अवस्था कौन सी है। एरिक्सन ने 8 अवस्थाएं दी थी साइको सोशल डेवलपमेंट की, जो कि ये लिस्ट की गई हैं। ट्रस्ट मिसट्रस्ट है, अनाटॉमी शेम है, इनिशिएटिव गिल्ट है, इंडस्ट्री इन्फेरियोरिटी है, आइडेंटिटी कन्फ्यूजन है, इंटीमेसी आइसोलेशन है, जनरेटिविटी स्टेग्नेशन और इंटेग्रिटी डिस्पेयर है। तो 5वीं कौन सी है, 1 2 3 4 5, यानी हमारी 5वीं होगी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन है, जो किशोर अवस्था में आती है, यानी पहचान बनाम भूमिका भ्रांति। हमारा राइट आंसर ये होएगा नंबर 2। उसके बाद आते हैं 28 का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी प्रेरकों के मापन की हेतु अप्रत्यक्ष विधि है। ज़्यादातर बच्चों का गलत होगा, जिसका तुक्का होगा उसका सही होगा, क्योंकि इस तरह से हमें पढ़ाया नहीं जाता, बीएड में इस तरह से नहीं होता कभी। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड है, नॉर्मली ये पर्सनैलिटी के मापन में थोड़ा सा जिक्र आता है बस। तो जो प्रोजेक्टिव टेक्निक होती हैं वो सारी की सारी इनडायरेक्ट मेथड होते हैं। इसमें जो ये 3 है ये डायरेक्ट मेथड है, और जो एक है वाक्य पूर्ति तकनीक है ये प्रोजेक्टिव टेक्निक है, यानी इनडायरेक्ट का ही हिस्सा है। इसके बाद आते हैं हम निम्न में से कौन सी किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है। कौन सी किशोर अवस्था की विशेषता फिर पूछा गया, किशोर अवस्था की पहले भी पूछा गया था। संवेगात्मक स्थिरता नहीं पूछा गया है, तो यही नहीं है भाई। किशोर अवस्था में संवेगात्मक स्थिरता होती ही नहीं। विरोधी मानसिक दशाएं ठीक है, व्यवसाय की चिंता होती है ठीक है, वीर पूजा की भावना होती है, सही है, यानी पहला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं एक अंग्रेजी के अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय कैट का बहुवचन कैट्स कर दिया, बिल्कुल सही है। हाउस का बहुवचन हाउसेज कर दिया, ठीक है। पेन का बहुवचन पेन्स कर दिया, ठीक है। उसी क्रम विद्यार्थी ने माउस का बहुवचन गलती से माउसेज बना दिया, यानी पहले की चीज़ थी वो, पहले जो कुछ सीखा वो बाद में नुकसान कर गया।
पहले कुछ याद किया हुआ था वो बाद में सीखते हुए बाधक बन रहा है, यानी ऋणात्मक ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, हम ये कह सकते हैं। ये नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का हिस्सा है। थैंक यू।